सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं राजेश कपूर और बिजनेस इनसाइड आउट के इस नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने आपके सामने अभी तक ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल्स को मिलवाया जिन्होंने जीरो से अपने सफर को शुरू किया और एक मुकाम तक चले गए। हमारा मकसद ये था कि हम आपको उनके पीछे की जर्नी को दिखा सकें, उनके ही जुबानी आपको ये बता सकें कि ये सफर आसान है कि मुश्किल, आप खुद तय कर लें उन्हीं से सुनकर। पर आज इस एपिसोड के अंदर मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं वो बिजनेसमैन तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत धुरंधर प्रोफेशनल्स जरूर हैं। अपनी लाइन के अंदर महारत हासिल करी, इस एक्सपीरियंस के जरिए सीखा है कि वो आज सिखाने लायक भी बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ में, एक बहुत ही मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी के साथ में। उस पर्सनालिटी को लेकिन पहले जान लेते हैं एक छोटे से एवी के जरिए। द निदान नामक इस थेरेपेटिक सेंटर के फाउंडर हैं आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्वा, जो इतनी उपाधियों से ऑलरेडी सम्मानित हो चुके हैं कि शायद अब इनके यहाँ पर उन सम्मान को लगाने के लिए दीवार शायद नहीं बनानी पड़े। जी हाँ, तो आइए मिल लेते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। निदान प्रणाम। निदान प्रणाम। ये निदान प्रणाम का मैं आपसे रहस्य समझूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ रहस्य और जानने हैं जी। वो ये कि आप वास्तु के एक्सपर्ट हैं या एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं या न्यूरोलॉजी में हैं या रेकी करते हैं? अपने बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए प्लीज। देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपस में जुड़ी हुई है, सब इंटरलिंक्ड है जी। मैं एस्ट्रो वास्तु साइंटिस्ट हूँ। मैंने एस्ट्रो वास्तु में ही पीएचडी किया है। एस्ट्रो वास्तु में दोनों को मैंने जोड़ा है कि कैसे हम किसी का वास्तु देख के समझ सके कि उसके ग्रहों की क्या स्थिति चल रही होगी, और किसी की कुंडली देख के समझ सके कि उसके घर में क्या स्थिति चल रही होगी। देखिए, ग्रह एक ऐसा शब्द है जो हम प्लेनेट के लिए भी यूज करते हैं और घर के लिए भी यूज करते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर हम देखते हैं। अच्छा, फिर खाली यही दो चीजें नहीं है, क्योंकि जीवन हम अलग अलग आयामों में जी रहे हैं। हमारा शरीर है, शरीर के साथ हमारा जुड़ा हुआ मन है। मन की सबसे बड़ी खेल है इस दुनिया में कि मन के ऊपर ही काम करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें मन से ही शुरू होती हैं। तो उसके लिए मैं अलग थेरेपी यूज करता हूँ, अलग टेक्निक्स यूज करता हूँ, जिसको आप हिप्नोसिस, क्लिनिकल हिप्नोसिस या एनएलपी कह सकते हैं। फिर मन के साथ ऊर्जा का शरीर है हमारा जुड़ा हुआ, इस शरीर के साथ ऊर्जा पे काम करने के लिए मैं ऊर्जा से काम करता हूँ। उसके लिए मैंने रेकी किया है, रेकी में ग्रैंड मास्टर हूँ। तो मैं ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को देख के भी समझ सकता हूँ कि उसकी क्या जीवन में स्थिति परिस्थिति चल रही होगी, और कैसे उसकी ऊर्जा को हम और पावरफुल करें जिससे कि फर्दर लाइफ में वो आगे एनहांस कर सके अपने आप को। फिर हम जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट क्या हमारे लिए या उस व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, वो पॉजिटिविटी के साथ है कि नहीं है, तो वास्तु का प्रयोग किया जाता है। फिर जो ग्रह नक्षत्र है हमारे, जो हर समय हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, और हम इस सौर मंडल में इस पृथ्वी के ऊपर है, और हर एक ग्रह का एक अपना इफेक्ट है हमारे इस जीवन के ऊपर, और उसी का इफेक्ट हमारे घर के ऊपर भी है। तो ज्योतिष के द्वारा हम देख लेते हैं कि उनके जीवन में कैसे हम समस्याओं का समाधान लेके आ सकते हैं और उनके जीवन में आगे एनहेंसमेंट हो सके, आगे उन्नति कर सके जी। फिर इन सबसे जुड़ी हुई एक सबसे गहरी चीज है, वो है ब्रह्मांड। क्योंकि हम यहीं पे खत्म नहीं हो जाते, ये शरीर पे ही खत्म नहीं होते, हम पूरे ब्रह्मांड में ही फैले हुए हैं। जो हम विचार करते हैं ब्रह्मांड में जाते हैं, वही वापस हमारे पास उसी किस्म की चीजें लेके आते हैं जो हम विचार कर रहे हैं जी। उसके लिए मैंने विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 तरीके हैं मेडिटेशन के, मैंने प्रैक्टिस किया। उसी के आधार पर मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है। और ध्यान की वो विधि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। तो ध्यान की विधि कौन सी किसके लिए बेटर रह सकती है, तो ध्यान के माध्यम से उनको बताया जाता है, जिससे वो अगर व्यक्ति इन सब चीजों को एक साथ प्रैक्टिस करे और एक साथ यूज करे, तो वो जल्दी अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकता है। एक अनबिरेबल सिचुएशन से एक बिरेबल सिचुएशन पे आ सकता है। देखिए, अगर मुझे बहुत तकलीफ है तो मैं तकलीफ से बाहर आने के लिए पहले काम करूंगा,
जैसे ही मैं तकलीफ से बाहर आऊंगा तब मैं उससे और पूरी तरीके से बाहर निकल के अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा। जी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम बहुत खूब। थेरेपीज के तो मैं यहाँ से ग्रह से उस ग्रह में भी हमारा अस्तित्व है, इस ग्रह में भी हमारा अस्तित्व है। तो आचार्य जी, अगर इसको ठीक से समझें हम लोग, तो ये भी पॉसिबल है कि हम इस ग्रह के अंदर कुछ कष्ट पा रहे हो, लेकिन हमारे वहां के ग्रह ऐसा ना बोलते हैं। देखिए, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, अगर मैं इस ग्रह में कष्ट पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ उस ग्रह में भी कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो इस कष्ट के लिए जी। मुझे इन्फोर्स कर रही हैं। जी। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैंने इस ग्रह को अपने अनुकूल कर लिया है जी। तो उस ग्रह की प्रतिकूलता भी असर कम कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे मारने आया है, अब मैं ऐसे ही बैठा हूँ तो वो मुझे मारेगा तो चोट ज़्यादा लगेगी, और मैंने अपने आप को अच्छे से अगर पैक कर रखा है किसी इंसुलेशन से या कोई ऐसे मोटे मोटे गद्दों के पैड से, तो मुझे अगर मारेगा भी तो क्या मुझे असर लगेगा? कम असर लगेगा। तो यही रेमेडीज का फायदा होता है कि अपने आप को हम जितना प्रोटेक्टेड रख सकते हैं उतना प्रोटेक्टेड रखें, जिससे कि परेशानी आए भी तो आ जाए, कोई बात नहीं, उसने तो आना ही है उसको। देखिए, हम क्या करते हैं, हम परेशानी के साथ लड़ना शुरू करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप जब भी परेशान होते हैं आप क्या करते हैं, सबसे पहले उससे लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये हट जाए यहाँ से। उससे लड़िए मत, उसे समझिए और इंतजाम कीजिए कि उससे आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी। इससे क्या होगा कि आप ना तो गलत लोगों के जाल में फंसेंगे और सही प्रोटेक्शन लेके आप अपने आप को फर्दर आगे ले जा सकें। बहुत खूब। पैनिक ना करें, पेशेंस से काम ले, पेशेंस से ही सभी इलाज निकलते हैं, ऐसा आचार्य जी समझा रहे हैं। आचार्य जी, जो निदान आप संस्था चलाते हैं, इसके अंदर आप किस प्रकार के ज्यादातर क्लाइंट्स को पाते हैं? मतलब कोई वास्तु के लिए भी आते हैं तो निदान के ही थ्रू उनका भी निदान होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखिए, मैंने बताया मैं एस्ट्रो वास्तु साइंटिस्ट हूँ। मैं साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमें साइंटिस्ट कहा क्योंकि साइंटिस्ट मतलब वो संत जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए साइंटिस्ट कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें एक्चुअली वैज्ञानिक आधार पे ही हैं। पहले के समय में विज्ञान को शास्त्र कहा जाता था। वो जो विज्ञान ढूंढते थे उसको शास्त्र में लिख लेते थे, वही वेद बन गया, वही शास्त्र बन गए, वही पुराण बन गए। तो पहले के ऋषि मुनि होते ही वैज्ञानिक थे, विज्ञान के आधार पर ही सारे काम करते थे। हम उसी आधार पर काम करते हैं। और वास्तु अपने आप में एक बहुत गहरा विज्ञान है जो जुड़ा हुआ है सूर्य की रोशनी के आधार पर और हमारे रहने के जो तरीके हैं उस चीज के ऊपर जुड़ा हुआ है। आचार्य जी का एक आयाम और भी है और उसको वास्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत पॉपुलर हो गया है ये साइंस आजकल। लेकिन आचार्य जी, ये जितना पॉपुलर होता जा रहा है उतना ही शायद ऐसे तत्वों को भी इनवाइट कर रहा है जो कि वास्तु की इतनी गहरी समझ तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेगेटिविटी जो है, जो भी कुछ है, मेरा काम ये है कि मैं नेगेटिविटी को हटाऊं और पॉजिटिविटी को लेके आऊं। लोग दूसरे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो उनकी अपनी समझ है, उनका अपना ज्ञान है। पर मेरा अपना जो वास्तु को लेके नॉलेज है, जो मेरे गुरु से मुझे ज्ञान मिला है, वो यही है कि हम कैसे किसी भी घर को उस लायक बनाए जहाँ पर पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना व्यक्ति को आराम रहेगा। वास्तु के विषय में एक बहुत बड़ी मिथ है, वो ये कि वास्तु एक्सपर्ट जहाँ जाते हैं वहाँ पर सभी चीज़ें तोड़वा देते हैं, अपने हिसाब से बनवाते हैं। मैंने बताया ना राजेश जी कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति अलग है, हर काम करने वाला अलग है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ तोड़वा दो। बहुत रेयर केसेस में और बहुत छोटी मोटी अगर चीज़ें हैं जो कि तोड़वाई या बदलवाई जा सकती है, लेकिन बिना तोड़े बिना बदले वास्तु किया जाता है। और वास्तु का कंसल्टेंट का फायदा यही है, अगर तोड़वा के करना है तो फिर तो पूरी बिल्डिंग बनाने का या उसका दोबारा से काम हो गया ना। हमारा फायदा यही है कि हम बिना तोड़वाए बिना कुछ करें, हम रेमेडीज वो बताएंगे जिससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ सके। अच्छा, तो लगे हाथ ये भी मैं समझ लेता हूँ आपसे कि आप लोग कुछ जैसे कुछ चक्रास या यंत्र देते हैं, तो उनका क्या महत्व रहता है? देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि यंत्र क्या होता है। यंत्र एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिससे ऊर्जा निकलती है जो कि पॉजिटिविटी फैलाती है, और ये बहुत पुराना साइंस है। वो यंत्र अगर हम जरूरत है किसी जगह पर लगाने की, तो वहां पे वो यंत्र लगा के उस एरिया में पॉजिटिविटी को एनहांसमेंट के लिए हम यूज करते हैं जी। हाँ, अदरवाइज कोशिश की जाती है कि यंत्र की, अगर बिना यंत्र के भी अगर पॉजिटिविटी आ सकती है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है
कि अगर मेरी आंखें सही है तो मुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं है, और आंखें खराब है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। आचार्य जी, करीबन आपको 18 साल हो गए इस टाइम के अंदर, जी। और 10,000 से ऊपर क्लाइंट्स आप जो है अटेंड कर चुके हैं। कोई ऐसा रोचक इंसिडेंट जो आपको याद आता हो आज भी? राजेश जी, इंसिडेंट तो सारे ही रोचक ही होते हैं, लेकिन एक खास मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो भी रिसेंटली मैंने देखा। अभी उनको मैंने रेमेडीज कराई, उनको फायदा हुआ उससे। एक बिटिया की शादी नहीं हो पा रही थी, और उसके पीछे कई सारे कारण थे। उनकी एक तो साइकोलॉजिकल कुछ इनर प्रॉब्लम भी थी जो पास्ट लाइफ से ठीक हुई। फिर वास्तु की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बिटिया अपने घर के ऐसे कोने में रह रही थी जहां पर स्थिरता आती है बहुत ज़्यादा, जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर मुझे शादी करानी है अपने बच्चे की, तो उसको मूवमेंट वाले क्षेत्र में होना चाहिए। तो मैंने उनका जैसे ही कमरा चेंज कराया, विद इन 2.5 मंथ उनकी शादी हो गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली जो उनके साथ हो रहा था जी या प्रैक्टिकली जो लाइफ में हो रहा था, वो एक्चुअली वास्तु के किसी पोजीशन की वजह से बिगड़ा हुआ था। जी। ये तो बहुत ही रोचक है दोस्तों। ये रोचक सफर जारी रह सकता था अगर हमारे पास समय और होता, लेकिन अब आचार्य जी से विदा लेनी पड़ेगी अपने अगले गेस्ट को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो भी बहुत रोचक हैं, लेकिन पहले उन्हें जान लेते हैं एक छोटी सी एवी के जरिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये आपने जो एवी देखी, डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़रूर किसी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी को बुलाया होगा। सही है आपका थॉट, लेकिन वो एक कंसल्टेंट है। वो आपको आपकी वेल्थ कैसे इंक्रीज करनी है प्रॉपर्टी के ज़रिए, कैसे सही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए प्रॉपर्टी के ज़रिए, इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी टिप्स देने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी उनसे ये मुलाकात। आइए जल्दी से मिल लेते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। थैंक यू सर। आपकी एवी से मैंने जाना, और क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को इससे पहले आपको समझ भी चुका हूँ, तो सर कंसल्टेशंस का जो आप रूप रंग लेके आए हैं प्रॉपर्टी के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट्स हम बोल तो देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुरेदो पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर ही निकलता है बीच में से। बिल्कुल। पर आपने जो मुझे चीज़ें समझाई कि इन्वेस्टमेंट करवाने से पहले आप इतनी रिसर्च वर्क करते हैं, तो सर ये सोच कैसे आपने बदली? बिल्कुल ही आयाम बदल दिया प्रॉपर्टी का आपने। सर ये बात शुरू हुई अराउंड 18 ईयर्स बैक, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग करके मैं निकला था, और उसके बाद मैंने अपना सर्विसेज वगैरह किया। देन आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। तो उसके लिए मेरे को एक एसेट परचेज करना था। तो एसेट जब मैं परचेज कर रहा था, तो मेरे को जो प्रोसेस में गुजरना पड़ा मेरे को, तो वो बहुत एक मतलब हार्श प्रोसेस था। वो वाला लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस था। उसके अंदर मेरे को काफ़ी दिक्कत है वो महसूस हुई। तो मेरे को दिखाई दिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत गैप है, एंड जो गैप है वो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरह ही उसको फिल किया जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ से इसको शुरू किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर
अपनी कुछ सर्टिफिकेशन लिए मैंने। पहले मैंने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल से एक सर्टिफिकेशन लिया, उससे ही मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। देन आई डिड माय एमबीए इन रियल एस्टेट, दैट वाज द फर्स्ट एमबीए इन रियल एस्टेट इन इंडिया। अच्छा। तो वो जब मैंने किया तो उसके बाद आई थॉट दैट कि मेरे को जो देना है यहाँ पर वो इंडस्ट्री को, वो एक एज ए कंसल्टेंट ही देना है। तो उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर रिसर्च भी शुरू किया, स्टडी शुरू किया, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे को होता चला गया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद मैनी ऑफ द एमएनसीज, बाहर की जितनी कंपनीज बाहर रही हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए मैंने उनके वर्क किया। स्टार्टेड विद द वॉलमार्ट, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से उनको भी मैंने सर्विसेज दी अपनी बेस्ट प्राइस शॉप वगैरह के लिए, इजी डे के स्टोर्स वगैरह के लिए। और उसके बाद वहाँ से भी मेरे को एक लर्निंग मिलती चली गई थोड़ी थोड़ी। तो आज अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, मैं वो आपको सबको शेयर कर रहा हूँ, वो शायद आपको बहुत बेनिफिट कर आपको उसका मिलेगा आपको। तो उसका नाम मैंने दिया 4W स्ट्रेटजी। 4W स्ट्रेटेजी के बारे में डेफिनेटली सर मैं आपसे अभी जानूंगा, इसी इंटरव्यू के दौरान हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझना चाहता हूं मैं आपसे, वो ये कि प्रोग्राम हमारा है बिजनेस इनसाइड आउट, जिसमें हम लोग बिजनेस की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी अभी जैसे आपने बताया कि यू आर MBA इन रियल एस्टेट, तो ये अपने आप में नई टर्मिनोलॉजी है। तो इसके अंदर आपने क्या सीखा जो आप इम्प्लीमेंट यहाँ कर रहे हैं आज की डेट में? सर सबसे पहले वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आज हम एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करता हूँ तो एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की बात करते हैं लोग। तो प्रोजेक्ट की मार्केटिंग जो होती है वो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप होने के बाद या डेवलप होने के टाइम से शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट। अच्छा। यानी कि मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी जब लैंड आप परचेज करने वाले, वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आज आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक क्लाइंट नहीं मिल पाता प्रॉपरली उनको। तो इसका मतलब कि उन्होंने जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज थी, जो उन्होंने मार्केटिंग में काम करना था, प्रॉपर किया नहीं था। अगर मार्केटिंग में काम किया हो तो पहला ही रूल ये कहता है कि आपके पास जो डेवलप करने जा रहे हैं उसका क्लाइंट आपको पता होना चाहिए किसके एरिया बनाने जा रहे हैं। अगर आप उसी के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट आपके पास होना ही चाहिए। जी। तो इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो हम लोगों ने जो MBA के अंदर देखा, पहले तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में हमने जाना, उसके बारे में लीगलिटीज के बारे में जाना कि लीगलिटीज क्या होती है, बिल्डिंग बायलॉज के बारे में हमें समझा क्या चीज होती है। ये सारे के सारे जो इश्यूज जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट इज नॉट ओनली टू बाय एंड सेल द प्रॉपर्टीज, केवल खरीदना या बेचना रियल एस्टेट नहीं है, दैट इज ए वन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डीलिंग। बट इट ऑल रिक्वायर्स बिल्डिंग बायलॉज क्या है आपके। आपने आज गवर्नमेंट अगर बात करती है तो रेरा सर्टिफिकेशन की बात करती है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए। तो रेरा भी उसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन चाहती है कि आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए उसके बारे में। तो आज अगर जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट या जो काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, तो मेरे को लगता है सबसे पहले उनको लीगल इश्यूज के बारे में सबसे ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। आई एम श्योर बिल्कुल होनी चाहिए, पर यहीं से मेरे ख्याल से शायद आपकी वो 4Ws की उपज भी हुई। जी तो बताइए सर क्या सर 4Ws जो स्ट्रेटजी है वो मैंने इसको खुद अपने एक्सपीरियंस से इसको अडॉप्ट किया है इसको। और मैं हर एक को बोलता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर एंटर करने वाले हैं या कुछ परचेज आपको करना है या कहीं भी बाइंग करनी है, तो आपको पहले घर पे बेसिस उसको फिल्ट्रेशन कर लेना चाहिए उन 4W स्ट्रेटजीज के बेसिस पर। तो उसमें आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है पहले। सबसे पहले आपको 4W जो फर्स्ट W आता है दैट इज द व्हाट यू वांट टू बाय। आपको क्या खरीदना है, आपको मकान खरीदना है, आपको दुकान खरीदनी है, आपको वेयर हाउस खरीदना है, आपको इंडस्ट्रियल एसेट खरीदना है, तो आपको क्लियर लिखो कि मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है। देन कम्स व्हाई, द रीजन बिहाइंड बाइंग दैट प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द रीजन? आई वांट टू लिव इन ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, या मेरे को इंडस्ट्री लगानी है। तो बड़ा क्लियर होना चाहिए मेरा फोकस क्या है। मेरी इन्वेस्टमेंट का पर्पज है तो मेरे फैक्टर्स बिल्कुल अलग होंगे। अगर मेरे को यूज करनी है इन ए रेजिडेंशियल तो मेरे फैक्टर्स बिल्कुल अलग होंगे। अगर मेरे को बिजनेस के लिए यूज करना है तो मेरे फैक्टर्स प्रॉपर्टी को देखने के बिल्कुल अलग होंगे। बहुत खूब। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले कि व्हाई आई वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी, या मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों करनी है उसके अंदर। देन थर्ड कम्स इज द वेयर के अंदर मैंने इसको देखा जाए तो मैं इसको 3 लेग्स इसके मैं क्रिएट करता हूँ साथ में। तो फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन। समटाइम्स होता है कि हम प्रॉपर्टी देखने निकल जाते हैं और हम रहते हैं मान लीजिए किसी एक्स लोकेशन के अंदर, और वहाँ से वाई लोकेशन है कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट, राइट। तो वहाँ पर परचेज करना आपको क्या सूटेबिलिटी आएगी। अगर रेजिडेंशियल की बात करता हूँ मैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको क्लियर होना चाहिए ज्योग्राफिकल लोकेशन मेरे को क्या सूट करती है, मेरे बिजनेस का कहाँ पर मेरी लोकेशन है, या मेरे बच्चों का स्कूल कहाँ पर है। तो उसके हिसाब से आप ज्योग्राफिकल लोकेशन आप थोड़ा सा जीरो डाउन कर लीजिए। सेकंड लेग इसके अंदर अगर आती है तो वो आती है आपका बजट, वेयर आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ माई बजट। यानी कि मेरे को पैसों के हिसाब से अगर मैं अपने को तोलता हूँ तो मेरे को कितना बजट उसके ऊपर लगाना है। अब कभी कभी ऐसा होता है इन केस आपके पास, लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि आप 2 करोड़ रुपीज लेके चल रहे हैं अपने पास, और आप ऐसी लोकेशन मान लीजिए पंजाबी बाग की बात करता हूँ जहाँ की 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अगर 4 करोड़ या 5 करोड़ या 6 करोड़ का मिल रहा है, और आपको भाई साहब 2 करोड़ लेके मैं वहाँ ढूंढने लगूंगा, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और किसी कंसल्टेंट का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई कंसल्टेंट को ही पता होना चाहिए कि सारे जो फिल्टर बता रहा हूँ कि वो भी उनको लगा ले कि अपने क्लाइंट के साथ बैठ के सर आप इनको थोड़ा फिल्टर कर लीजिए आपको, तो ईजी हो जाएगा।
थर्ड लेग दैट कम्स इनटू दैट वेयर इज द कंसल्टेंट आल्सो। अच्छा, अब आप लोकेशन भी आपको समझ में आती है, बजट आप किससे पास लेने जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे कि मतलब आई डोंट वांट टू यूज दीज वर्ड्स की साइकिल चलाने वाला, रिपेयर करने वाला या प्रेस करने वाला, धोबी लोग उसके पास चले जाते हैं खाली कमीशन या बचाने के लिए कि भाई साहब कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है। अब वो स्मूथली निकल जाती है तो सब कुछ ठीक है, भाई साहब मैंने अपना कमीशन बचा लिया उसके अंदर। लेकिन क्या होता है जब वो अटक जाता है कहीं पे लीगल टीम, तो उसको याद आता है यार इससे अच्छा किसी अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढ लेता। आप करोड़ों की प्रॉपर्टी लेते हैं तो कंसल्टेंट ढूंढते ही नहीं, आप एक पेन लेकर आते हैं ना 50 रुपये, तो 2 बार चला कर देखते हैं उसको। तो बेटर है कि कंसल्टेंट को बहुत अच्छे से चूज कीजिए, चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। तो दैट कम्स इनटू वेयर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द व्हेन। या तो व्हेन जो है वो टाइमिंग के लिए है। तो क्या होता है जब भी कभी आप रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं, आइदर इन्वेस्टमेंट करनी है, यूज करनी है, तो आपकी टाइमिंग्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सर मेरे को इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसके अंदर बात आती है, कभी कभी लोग आते हैं बोले भाई साहब मेरे को पहले एक प्रॉपर्टी बेचनी है, देन मैं इसको प्रॉपर्टी खरीदूंगा, और वो सारा वर्किंग कर चुका होता है पहले। तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे और कब आपको खरीद पाएंगे। हाँ, एक आप आइडिया ले सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली इतनी है और मेरे को इस बजट में ढूंढना है जी। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा फंड्स कब आने वाला है मेरे पास। इन्वेस्टर साथ कभी कभी आते हैं, भाई साहब कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी मेरे को दे दीजिए, आई वांट टू इन्वेस्ट इन ए डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी, और भाई साहब फंड्स आपका तैयार नहीं होता। तो टाइमिंग्स की जो है आपको चेक कर लेना चाहिए, मेरे को कब मेरे को लगाना है। ऐसा ना आप सारी मेहनत कर लें फिर के भाई साहब मेरा ब्रदर आने वाला है इंग्लैंड से, उसके बाद मैं लूंगा। तो एट दैट मोमेंट वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, या जो रेंज में उस वक्त मिल रही थी मिलेगी या नहीं, प्राइसेस में एस्केलेट और द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी मे नॉट बी देयर। तो दीज आर द सम फैक्टर्स कि किसी भी इन्वेस्टर को या किसी को भी जो न्यू एंट्रेंट है रियल एस्टेट में आ रहा है, तो वो अगर फिल्टर कर लेगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट या एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये मेरा सबमिशन है सबको, तो आप सबको कर लेना चाहिए ये बात। तो सुनील जी, एक कंसल्टेंट का क्या ये भी पार्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर करें तो कहाँ करें और कब करें? सर ये तो सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर हम लोगों के लिए भी है जी। और आज की तारीख में मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे को लगता है कि कभी भी किसी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू को देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे आज मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूँ, धोलेरा SIR, धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दैट इज इन द अहमदाबाद। तो अगर हम उसको अगर आज देखते हैं तो वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आज आपको मिल जाती है और उसके फ्यूचरिस्टिक वैल्यू बहुत हाई दिखाई देती है आपको। तो अगर आप वो देखते हो, इट्स ए प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी, इट्स ए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड इट्स ए स्मार्ट सिटी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत कम इकोनॉमिकल रेट से शुरू करना है और आपको लगता है बहुत अच्छा आपको चांसेस है आपको कि एस्केलेशन मिलेगा फैक्टर्स के हिसाब से, नॉट ओनली कि मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, मैं आपको फैक्टर समझा सकता हूँ। तो दैट इज द रोल ऑफ ए कंसल्टेंट टू डिस्क्राइब द फैक्टर्स। तो आप उसके लिए आप मेरे से कभी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पर नहीं है मैं उन फैक्टर्स को बता पाऊंगा। मैं आपको कहने लगा था कि आपने कम समय के अंदर हमारे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे दर्शकों ने ये तो जरूर जान लिया होगा कि एक ही फील्ड ऑफ एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फैसेट्स होते हैं, उसकी मल्टीपल चेहरे होते हैं। अगर हम लोग किसी भी एक चेहरे से जुड़ जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, जुड़ जाएं और उसके ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दें तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। मैंने अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाकर ये सिद्ध किया कि बिजनेस के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मेहनत का केवल एक ही प्रकार है, नियमितता। नियम से उठिए, नियम से करिए और नियम पे चलिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आज जिनसे मैंने आपको मिलवाया, संजीव गुप्ता जी, उनका नंबर्स मैं नीचे छोड़े जा रहा हूं। आई एम श्योर आप इनके साथ जरूर टच में आएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह पर सही ढंग से लगा पाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।